मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। विद्यार्थियों ध्यान दें कि मैंने आपसे कहा था कि आज के समय में भी श्रीमद्भागवत गीता उतनी ही लोकप्रिय है और उतना ही एक प्रकार से समाज को सजाने संवारने के लिए उसी प्रकार से ये काम कर रही है जिस प्रकार से आज से हजारों वर्ष पहले इसकी रचना की गई थी। कि जैसे बताया गया है यहाँ पर, इसका भावार्थ आपको बताता हूँ कि संजय बता रहे हैं कि राजा दुर्योधन ने अपने सामने शत्रु की सेना को किस प्रकार से व्यूहाकार रूप से खड़ी हुई सेना को बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले उसका निरीक्षण करते हैं, उसके बाद तब फिर आगे क्या होता है वो आगे बताया जाएगा। लेकिन आज के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस श्लोक का यह मतलब है यहाँ पर कि आप जब भी किसी तैयारी में अपने शुरुआत करें तो शुरुआत से पहले ही आपको उस परीक्षा के संपूर्ण पैटर्न की जानकारी कर लेनी चाहिए, तब आपकी पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो सकती है। थैंक यू। आगे हम शुरुआत करेंगे आज के इस तीसरे वीडियो की, यानी कि सेट्स के तीसरे पार्ट की शुरुआत करेंगे। आज हम समुच्चय का पार्ट 3 आपके सामने लेके आए हैं और इस पार्ट 3 की शुरुआत से पहले एक बेसिक जानकारी आपको देने की आवश्यकता समझता हूँ। ये नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना यहाँ पे आवश्यक है। तो उस नंबर सिस्टम के बेसिक नॉलेज के आधार पर यहाँ पे कुछ थ्योरम्स मैं डिराइव करना चाहता हूँ, तब वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अन्यथा आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो कई बार छोटी छोटी चीज़ों को आप भूले हुए रहते हैं। तो इस भूल की समस्या को समाप्त करने के लिए यहाँ पे छोटा सा एक पिछले सालों का पढ़ा हुआ रिकैप आपको देता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल N में कौन सी संख्याएं आती हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर समुच्चय के रूप में, यानी कि सभी संख्याओं के मध्य कामा चिन्ह लगाते हुए इनको पृथक करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू 1। ये इनफाइनाइट तक ये संख्याएं जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक ये संख्याएं जाती हैं। अगर हम नेचुरल नंबर को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि काउंटिंग नंबर्स इज़ नोन एज नेचुरल नंबर्स, यानी कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वस्तुओं की गणना का मतलब, जैसे अगर हम अभी मैदान में कुछ पशु चर रहे हैं, मैं पूछूंगा कितनी गायें चर रही हैं, कितनी भैंसें चर रही हैं, तो आप बताएंगे 2, 4 इस प्रकार से 3, 5, 8। आप ना तो -3 बताएंगे, ना तो आप 2.5 बताएंगे, ना तो आप 3.5 बताएंगे, ना तो आप 5/4 बताएंगे। ऐसा कुछ भी आप नहीं बताएंगे। आप पशुओं की जो पूरी संख्या होगी उसको बताने के लिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा इसी प्रकार से दी गई है। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
और इंग्लिश में भी हमने आपको बता रखा है द काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से। आगे बात करता हूँ पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स बहुत छोटी सी बात होती है, ये बहुत जगहों पे होल नंबर्स फ़िलहाल यहाँ पे सेट में बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जब सारी बातों की चर्चा की जा रही है। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से रिप्रेजेंट करें तो W इक्वल्स टू हो जाता है यहाँ पे 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाता है। चाहे तो आप यहाँ इनफाइनाइट लिख सकते हैं या फिर डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, तब भी वो उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं को W से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और केवल 0 को शामिल कर लिया जाए अगर नेचुरल नंबर्स में तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद बात आती है पूर्णांकों की, इंटीजर्स। पूर्णांक इंटीजर्स को थोड़ा विस्तार से समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इंटीजर्स में 3 तरह की संख्याएं आती हैं, निगेटिव संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं और 0 भी शामिल होता है। और लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव कौन सी संख्याएं होती हैं ये भी समझना यहाँ पे आवश्यक होता है। सबसे पहले तो मैं केवल पूर्णांकों की बात करता हूँ। तो पूर्णांक को अगर डिफाइन करते हैं संक्षिप्त में तो इस प्रकार से कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। बिल्कुल आसान से शब्दों में, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। हाँ, इन संख्याओं के माध्यम से अन्य संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। ऐसा नहीं केवल इन्हीं संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, ऐसा नहीं है। आप समझने का प्रयास करें। पूर्णांकों के समुच्चय को अगर हम I से रिप्रेजेंट करें तो I इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं 0, प्लस -1, प्लस -2, प्लस -3, अप टू सो ऑन। या फिर आप पूर्णांकों के समुच्चय को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे -1, -2 और -3, इसके अलावा यहाँ पर -इनफाइनाइट तक की संख्याएं इस प्रकार से लिखी जाती हैं। इसे हम लोग या पूर्णांक या तो फिर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं या फिर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि 3 तरह की संख्याएं होती हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक को हम I+ से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। इनकी शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। और इसी तरह से ऋणात्मक पूर्णांक I- से इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं -1, -2, -3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए हैं। I+ और I- इनका नोटेशन आमतौर पे यूज किया जाता है, लेकिन मैंने ये भी कहा है आपसे कि मैथमेटिक्स में नोटेशन की कोई विशेष मजबूरी नहीं होती है। हमारे सामने कहीं कहीं पे हम Z से भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं अलग अलग पुस्तकों में, या फिर अलग अलग क्वेश्चंस में मैं खुद ही यूज कर लेता हूँ। तो इसमें कोई भी ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ूँगा इंटीजर्स के बाद।
इंटीजर्स के बाद बात करूँगा यहाँ पे रियल नंबर्स की, सॉरी परिमेय संख्याओं की, यानी कि रेशनल नंबर्स की। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। चलिए, इनको अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है यहाँ पर, और विद्यार्थी हो सके तो जो मैं डिफिनीशंस बता रहा हूँ इन डिफिनीशंस को नोट भी कर लें अपनी कॉपी पे, तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। परिमेय संख्याओं को डिफाइन करता हूँ, जो संख्याएं भिन्नात्मक रूप अर्थात p/q, ये p/q q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं भिन्नात्मक रूप अर्थात p/q q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं को ज़रा समझने का प्रयास करें यहाँ पे, कि जैसे अगर हम कहें 2/3, 4/5, 22/7, ये सब के सब परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पे 0, -1, चूँकि 1/1 लिखा जा सकता है, -1/1, -2 और किसी भी प्रकार की संख्या, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम आपसे कहें 2.345, 3, 4, 5 अप टू 1, इस प्रकार से और आगे इसका एक्सपेंशन होता जाता है, तो ये सारी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कोई समस्या नहीं है। परिमेय संख्याओं को, रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्याओं को काहे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्यू से। परिमेय संख्याओं को मैंने परिभाषित किया है, एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि जिन संख्याओं को भिन्नात्मक रूप अर्थात p/q के रूप में लिखी जा सकें, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स जैसे 2/3, 4/5, 22/7 और पाई में कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते रहते हैं कि पाई का मान ही तो 22/7 है, तो ये क्यों पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है? ऐसा नहीं है। 22/7 एक भिन्न है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है, पाई कभी भी भिन्नात्मक वैल्यू को नहीं दे सकता है। पाई का मान 22/7 जो रखा जाता है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जबकि पाई को मैंने परिभाषित किया है किसी वीडियो में, जब मैंने शायद पढ़ा रहा था आपको ये क्या नाम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उस समय मैंने पाई को संक्षिप्त रूप से डिफाइंड किया था। फिलहाल आज फिर से बताता हूँ। किसी वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को एक ग्रीक अक्षर पाई नाम दिया गया, और ये जो अनुपात, इसके परिधि और व्यास, परिधि का मतलब इंग्लिश में सरकमफ्रेंस और व्यास का मतलब होता है इसका डायमीटर। तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी थोड़ा सा परेशान नहीं होंगे। तो इसके परिधि और व्यास के अनुपात जो होता है वो कभी भी 22/7 यानी कि कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती है। ये तो उसकी लगभग वैल्यू हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज कर लेते हैं बस, अन्यथा पाई का मान ये क्या नाम है, परिमेय संख्या नहीं होता है। पाई का मान कुछ इस प्रकार से होता है 3.147905312। मैं इसके आगे मुझे याद नहीं है, लेकिन इस प्रकार से पाई का मान आता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नियत अंतराल के बाद ये कैलकुलेशन अपने आप को दोबारा दोहरा नहीं रहा है। अगर ऐसा कैलकुलेशन जो कि अपने आप को दोबारा दोहराने लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2.345, 345, 345, ये अनंत की ओर अग्रसर है, जा रहा है, लेकिन ये रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। और ये रिकरिंग डेसिमल जो होता है, ये यानी कि आवर्त दशमलव एक नियत अंतराल के बाद अपनी संख्याओं को फिर से दोहराने लगता है। तो ऐसी संख्याएं जो हैं कि
वो परिमेय संख्याएं होती हैं और इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन चीज़ों को विद्यार्थी बढ़िया सा शॉर्ट नोट तैयार करें। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इनके बचे हुए हिस्से को। बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, यानी कि इरेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनको भिन्नात्मक रूप में न लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अभी इसके पहले आपने परिमेय संख्याएं देखा और अब अपरिमेय संख्याएं। परिमेय का मतलब भिन्नात्मक रूप में होना चाहिए और अपरिमेय का मतलब भिन्नात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय में कौन सी संख्याएं आती हैं, जरा इनको समझने का प्रयास करें। जैसे जितनी भी संख्याएं रूट में होती हैं उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा गया है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय के बीच का जो अंतर बताया था वो इस प्रकार से, जैसे 3.1479053, यानी कि ये किसी अंतराल के बाद अपने आप को दोहराते नहीं हैं। अगर हम √2 यानी कि 2 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1.414 जो भी आएगा वो किसी अंतराल के बाद अपने आप को दोहराएगा नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो हैं कि वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब जितनी भी रूट की संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग नहीं, जैसे 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, वो तो परिमेय संख्या है ही। √26 एक अपरिमेय संख्या है, √24 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं। पाई अपरिमेय संख्या है और इसके अलावा अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2.41290554। आप इसको क्या देख रहे हैं कि ये संख्या किसी विशेष अंतराल को अपने आप को बार बार दोहरा नहीं रही है। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अप्रोसोवान तो ये भी एक अनंत समुच्चय होते हैं। जितने भी समुच्चय आपको बताया मैंने अभी थे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और उसके बाद मैंने पूर्णांक बताया। पूर्णांक के बाद मैंने आपको बताया परिमेय संख्याएं, परिमेय के बाद अपरिमेय। ये सारे के सारे जो समुच्चय होते हैं ये सब अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रियल नंबर्स की, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आप समझने का प्रयास करें कि उपरोक्त जितनी संख्याओं का आपने अध्ययन किया है वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें तो इस प्रकार से 1 0 -2 -5 √10 पाई, और जितना भी आपने अध्ययन किया है ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। मैं अगर संख्याओं को यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल तरीके से डिवाइड करने का प्रयास करूँ तो संख्याएं मात्र 2 प्रकार की होती हैं। एक संख्याएं होती हैं रियल नंबर्स, दूसरी संख्याएं होती हैं इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याओं के बारे में एक चैप्टर आपके क्लास 11th में है, तो इस वजह से अभी मैं उस बात को नहीं उठा रहा हूँ यहाँ पे कि मैं आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानकारी दूँ। लेकिन ये बात आज से ही जाननी आपके लिए आवश्यक है कि संख्याओं के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। एक भाग होता है वास्तविक संख्याओं का और दूसरा भाग होता है काल्पनिक संख्याओं का। अब मैं सेट की ओर लौटता हूं और सेट के बारे में हमने यहाँ पे किस प्रकार का एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन आपको दिखाना है मुझे सेट से और ये नंबर सिस्टम से, इस बात की चर्चा मैं करूँगा। आप ध्यान दें, यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया था, होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट किया था, इंटीजर्स को i से रिप्रेजेंट किया था, रेशनल नंबर्स को q से
और रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आप ध्यान दें, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सबसेट यानी कि उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब मैंने इस प्रकार से लिखा था ए सबसेट बी। इसको पढ़ने का तरीका क्या था, ए सबसेट बी, और इसका मतलब ये होता था कि समुच्चय ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं। अगर मैं कहूँ बी सबसेट सी तो क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट्स सेट सी के एलिमेंट्स भी हैं। इस प्रकार से आप ज़रा समझने का प्रयास करें कि पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट डब्लू में हैं, डब्लू के सारे एलिमेंट्स आई में हैं, इंटीजर्स में हैं, आई के सारे एलिमेंट्स रेशनल नंबर क्यू में हैं और क्यू के सारे एलिमेंट्स आर में हैं। तो आप इसको इस प्रकार से एक बड़ा अच्छा रूल याद कर सकते हैं हमेशा के लिए, n इज प्रॉपर सबसेट या सबसेट प्रॉपर सबसेट कहेंगे, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। n इज प्रॉपर सबसेट w, W प्रॉपर सबसेट I इज प्रॉपर सबसेट Q और Q प्रॉपर सबसेट है R का। इस क्रम को आप ध्यान में रखेंगे, N प्रॉपर सबसेट W प्रॉपर सबसेट I प्रॉपर सबसेट Q प्रॉपर सबसेट R। तो नंबर सिस्टम्स के माध्यम से, जानकारी से नंबर सिस्टम के आपने इन बातों को बड़ी अच्छी तरीके से समझने में सफलता प्राप्त की है। मैं आगे बात करूंगा, जब मैं इसकी एक्सरसाइज चालू कराऊंगा तब इन चीज़ों का आप वहां पे यूज करेंगे। तो इस वजह से मैंने उस समस्या को देखते हुए अभी से ही आपको इसके अकॉर्डिंग सब कुछ बताने का प्रयास किया है। अब मैं आगे बात करूंगा कुछ बेसिक थ्योरम्स की, यानी कि जो सबसेट्स की कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये थ्योरम 1 आपके सामने लिखी गई है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब नल सेट। कहा गया है कि नल सेट या फिर वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उप का मतलब होता है छोटा, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो ज़रा इसके डेरिवेशन की बात करता हूँ मैं आपसे। यहाँ पे बस 1-2 लाइन का बस थियोरेटिकल डेरिवेशन होता है, कोई ऐसा बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं होता है। सब कुछ बिल्कुल आसान से यहाँ पे समझ में आती हैं बातें। मैं यहाँ पे लिख कर चलूँगा, यहाँ पे यानी कि जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट तो मैंने लिख दिया। इसका मैथमेटिकल वर्जन ऐसे लिखता हूँ, फाई सबसेट ए। यहाँ पे ए में क्या है कि ए कोई भी समुच्चय हो सकता है। आपको समझना है यहाँ पर कि माना कोई एलिमेंट, कोई भी अवयव हमने माना कि इधर यानी कि रिक्त समुच्चय में है, यानी कि रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट है। लेकिन ये मानना बिल्कुल गलत होता है कि रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट है। इसका मतलब रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो कि बहुत छोटा समुच्चय होता है। जब रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये ए से छोटा तो होगा ही होगा। तो ये रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा को इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे थ्योरम 2 की बात आती है। थ्योरम 2 में होता है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ऐसे लिखते हैं, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसका प्रूफ थोड़ा सा 2-3 लाइन में होगा, फिलहाल तो आप समझ सकते हैं परिभाषा के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करता हूँ थोड़ा अलग से। इसका प्रूफ मैं लिख रहा हूँ कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का समुच्चय कैसे होता है। कहने का मतलब वी हैव टू प्रूफ, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है ए सबसेट ए, यही तो होगा स्वयं का उप समुच्चय। मैं मान रहा हूँ, माना x बिलोंग्स a,
जब x a में है तो इसका मतलब ये x इसमें भी होगा और x इसमें भी होगा। ये बिल्कुल सही बात है, a चूँकि दोनों हैं। मैंने आपको परिभाषा में बता रखा था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। सॉरी उपसमुच्चय की परिभाषा ये आपको बताई गई थी कि उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि अगर कोई दिया गया समुच्चय ऐसा है कि उसके सारे एलिमेंट बड़े वाले समुच्चय में हैं तो इसका मतलब पहला वाला समुच्चय उस दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिख दिया जाएगा, माना x बिलोंग्स a इम्प्लाइज दैट a सबसेट a, और वो कहाँ से निकल के आता है? परिभाषा से निकल के आता है, परिभाषा से। कोई ऐसी समस्या नहीं है, विद्यार्थियों को इन चीज़ों को ऐसे ही समझना है, बिल्कुल आसान तरीके से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेकिन एक अलग यहाँ पे थ्योरम दे रहा हूँ जिससे कि और बेहतर तरीके से आप समझ सकें। आगे बात करेंगे हम थ्योरम 3 की। कहा गया है इसका स्टेटमेंट कि इन्हीं दो दिए गए समुच्चयों के लिए a बराबर b, यानी कि समुच्चय a समुच्चय b के अगर बराबर है, दिस इम्प्लाई एंड इम्प्लाइज दैट a सबसेट b एंड b सबसेट a। इस स्टेटमेंट को अगर हम आपको हिंदी में डिफ़ाइन करें तो ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, अगर a बराबर b है तो a सबसेट b होगा और b सबसेट a होगा, या फिर इसके व्युत्क्रम प्रक्रिया यानी कि इसकी कन्वर्स प्रक्रिया कही जाती है। यदि b सबसेट a और a सबसेट b है तो a बराबर b होगा, यानी कि ये दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से ये डेरिवेशन प्रूफ किया जा सकता है, यानी कि इसको डिराइव किया जा सकता है। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। मैं इस पक्ष से पहले लेके चल रहा हूँ, माना a इक्वल्स टू b, यानी कि समुच्चय a समुच्चय b के बराबर है, और माना x बिलोंग्स a। x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि a में विद्यमान है, a में बिलोंग्स करता है। ये इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स b, यानी कि अगर x a में है, मैंने पहले से बता रखा है कि a बराबर b है तो इसका मतलब x b में भी होगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो जाएगा a सबसेट b, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है समझने में। अब मैं एक जनरल एलिमेंट y लेके चलूँगा कि y b में है। नाउ लेट यानी कि अब माना x बिलोंग्स b, यानी कि x कहाँ पे है? एक समुच्चय b में है। अब चूँकि a बराबर b है तो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स a। हम b लेके चले थे और a दिखा दिया तो इसका मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में b सबसेट a, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम a इक्वल्स टू b लेके चले थे, उसके बाद हमने दिखा दिया a सबसेट b और हमने दिखा दिया b सबसेट a। दोनों अलग अलग कंडीशंस को डिराइव किया जा चुका है। अगर आप इसको इस पक्ष से लेके चलें a सबसेट b एंड b सबसेट a, तो हम दिखा देंगे a इक्वल्स टू b, इसी के उल्टी प्रक्रिया के जरिए। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आसान है। हाँ, कई बार जब 11th के विद्यार्थी इनको देखना शुरू करेंगे तो उनको महसूस होगा कि थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, समझ में कम आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल सरलतम तरीका है पढ़ाने का। बस आपको ये काम करना है कि पीछे के वीडियो को पूर्ण रूप से कंप्लीट करना होगा। किसी अन्य टॉपिक्स में ऐसा संभव है कि पीछे के टॉपिक्स को, पीछे के वीडियोस को आप पूर्ण रूप से ना कंप्लीट करें, उसके बावजूद भी आप आगे की बातों को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। लेकिन जब ऐसे थियोरेटिकल चैप्टर्स होते हैं तब फिर आपको, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे जो भी विषय हो, आपको अगर कोई भी टॉपिक बीच से समझाया जाएगा तो वो समझ में कभी भी नहीं आ सकता।
तो इनको समझने के लिए आपको पहले के वीडियोस को पूर्ण रूप से आत्मसात करना होगा, उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करना होगा इन योर माइंड्स। तो बढ़ता हूँ आगे, एक थ्योरम 4 के नाम से यहाँ पे आपके सामने है। तीन दिए गए समुच्चयों के लिए समुच्चयों ए, बी व सी के लिए, ए सबसेट बी अगर है और बी सबसेट सी है, इम्प्लाइज दैट ए सबसेट सी अवश्य होगा। तीन दिए गए समुच्चयों ए, बी व सी के लिए अगर ये कंडीशन सत्य हो रही है, ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है, तो इसका मतलब ए सबसेट सी की कंडीशन हमेशा सत्य सिद्ध होगी। इसके प्रूफ को आप 2 लाइन में देख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। मैं यहाँ पर इसका डेरिवेशन लेके चल रहा हूँ और बता रहा हूँ कि लेट ए सबसेट बी, हमने इसका पहला पार्ट यहाँ पर मान लिया है कि ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो इसका मतलब हो जाएगा implies that x belongs A and x belongs B। भाई जब A सबसेट B है तो इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में होंगे। मैंने यहाँ पे माना है x belongs A, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा implies that x belongs B। कोई ऐसी समस्या नहीं है। Now let, अब माना B सबसेट C, यानी कि B के सारे एलिमेंट्स C में हैं। अब अगर हम इसको मान रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे पहले से आप कह चुके हैं हियर x बिलोंग्स B इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स C। भाई आपने इसको लेके चला है, आप इसको लेके चले हैं और ये पहले से कह दिया गया है कि B के x जो है वो B में है, इसका मतलब क्या होगा कि x C में भी होगा अगर आपने इसको मान रखा है तो। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अब यानी कि नाउ A सबसेट C हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ से लेके चले थे x A में भी है, x A में है, आपने लास्ट में दिखाया कि x C में है, तो इसका मतलब इस शर्त के अकॉर्डिंग और इस शर्त के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं A सबसेट C। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः A सबसेट C हैश प्रूव्ड। बस यही 2-3 लाइन का डेरिवेशन आपका पूरा कंप्लीट होता है। आप ध्यान दें, मैंने आपके सामने लिखा है किसी समुच्चय A के उप समुच्चयों की संख्या। अब उप समुच्चय तो आप पहले से भी जान चुके हैं। मैं आपको पहले एग्जाम्पल दूंगा, तब फिर इसके रूल की ओर लेके चलूँगा और इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा आपको। पूर्ण रूप से सारी बातों को यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। आप ध्यान दें, अगर हमने एक समुच्चय A इस प्रकार से ले रखा है A इक्वल्स टू A B C। आप देखें कि A के कितने उप समुच्चय आप यहाँ पर लिख सकते हैं। A का एक उप समुच्चय हम यहाँ पे इस प्रकार से ले सकते हैं स्मॉल a, चूँकि ये भी जो ये समुच्चय है वो इसका एलिमेंट इस समुच्चय A में मौजूद है। हम यहाँ पे एक उप समुच्चय कैपिटल A का स्मॉल b ले सकते हैं, एक उप समुच्चय हम यहाँ पे स्मॉल c ले सकते हैं। ये सारे के सारे इसके उप समुच्चय हैं कि नहीं है। हम इसका एक उप समुच्चय A B ले सकते हैं, हम इसका दूसरा उप समुच्चय B C ले सकते हैं, हम इसका एक और उप समुच्चय A C ले सकते हैं, हम इसका एक और उप समुच्चय A B C ले सकते हैं। आप समझने का प्रयास करें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक थ्योरम बताया था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, यानी कि A B C
का उपसमुच्चय स्वयं ABC भी होगा। बाकी इनके सारे एलिमेंट्स तो इस दिए गए समुच्चय A के एलिमेंट्स से कम ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आज आपको सबसे पहला थ्योरम एक बताया था थ्योरम 1 करके कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी कि समुच्चय A का एक उपसमुच्चय इस प्रकार से फाई भी लिखा जा सकता है। इसको समझने में कोई असुविधा नहीं हुई। अब यही जो है कि ये सारे उपसमुच्चयों को अगर हम काउंट करें, इसको हम B ले लेते हैं क्योंकि A तो आपने पहले ले रखा है। A के सारे उपसमुच्चयों को काउंट करने का प्रयास करें कि कितने उपसमुच्चय बने। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर समुच्चय A में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 8। यानी कि यहाँ पे एक नियम मैं सीधे फ़िलहाल तो आपको बता रहा हूँ, मैं अभी इसका डेरिवेशन भी बताने वाला हूँ, लेकिन डेरिवेशन आपको अभी समझने में थोड़ी असुविधा हो सकती है, इस वजह से अभी नहीं बताना चाहता हूँ। जब आपको चैप्टर बताया जाएगा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, NCR NPR का, तब आप उस थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि 2 to power 3 = 8। यहाँ पर एक नियम आपको लिखना आवश्यक है। यदि किसी दिए गए समुच्चय में n अवयव हैं, विद्यार्थी मेरी भाषा में लिख लेंगे, यदि किसी दिए गए समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चयों की कुल संख्या 2 to power n होती है। कितनी होती है? 2 to power n होती है। यहाँ पर इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आता है घात समुच्चय, यानी कि पावर सेट। घात समुच्चय, पावर सेट, इसको कैसे डिफाइन किया जा रहा है आप समझने का प्रयास करें। मैं फिर से यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सीधे आप मेरी भाषा में याद करने का प्रयास करें और अपने नोटबुक को मेंटेन करें। किसी दिए गए समुच्चय A, माना कोई दिया गया समुच्चय A है, तो A के सभी उपसमुच्चयों से जो समुच्चय बनता है उसे दिए गए समुच्चय A का घात समुच्चय कहते हैं। माना, फिर से बता रहा हूँ, माना कोई दिया गया समुच्चय A है तो A के सभी उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को दिए गए समुच्चय A का घात समुच्चय कहते हैं। A के घात समुच्चय को PA से निरूपित करते हैं। इस प्रकार से A के घात समुच्चय को PA से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, घात समुच्चय का एग्जाम्पल इसी प्रकार से ले रहा हूँ। घात समुच्चय के एग्जाम्पल के लिए आप इसी को लिख लेंगे, माना A बराबर ABC इम्प्लाइज दैट, अब इसको B नहीं, इसको हम PA नाम दे देंगे। इम्प्लाइज दैट PA = ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो PA के एलिमेंट्स कहे जाएंगे, यानी कि A के घात समुच्चय के अवयव कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है घात समुच्चय को, इसके संबंधित थ्योरम्स को, नंबर सिस्टम को, और इसके संबंधित और भी जो बातें होंगी वो आगे लगातार वीडियोस में आपको दी जाती रहेंगी। आज हम तीसरा वीडियो इसका कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।